हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 8 अक्टूबर 2024 के 4 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उसी पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से पहला 2 टॉपिक जो है, मालदीव के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद मुइज़ू, जिन्होंने अपने चुनाव के दौरान इंडिया आउट का प्रोग्राम चलाया हुआ था और चुने जाने के दौरान ही उसके काफ़ी समय तक मतलब उनके चुने जाने से लेकर अब तक भारत और मालदीव का संबंध सबसे निचले दौर पे पहुंच गया था। उसको लेकर जो है उनका राजकीय यात्रा, यानी वहाँ से उनका टर्निंग होके यू टर्न आप कह सकते हैं, होते हुए वो भारत के राजकीय यात्रा पर थे और भारत को लेकर कई सारे कसीदे पढ़े हैं। तो वो समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। और उसी यात्रा के दौरान भारत और मालदीव के बीच व्यापक आर्थिक एवं समुद्री सुरक्षा भागीदारी समझौता हुआ है। ठीक है, सीपा कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो होता रहता है, लेकिन ये मालदीव के साथ समुद्री सुरक्षा वाला पहलू भी इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसको देखेंगे। तीसरा समाचार है वह ये है कि माइक्रो आरएनए, हमारे शरीर में कई सारी सेल्स होती हैं, सेल्स में बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं। उन जेनेटिक मटेरियल में जो बहुत सारे उनका सेल का काम होता है उन जेनेटिक मटेरियल का कि शरीर के लिए ज़रूरी कई सारे प्रोटीन्स का बनाना है, और वो क्यों बनाया जाता है उसके लिए जिम्मेदार है माइक्रो आरएनए। और माइक्रो आरएनए की खोज को लेकर जो है इस वर्ष जो है चिकित्सा के क्षेत्र में जो 2 वैज्ञानिक हैं उनको चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हम इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो आरएनए क्या है, कैसे कार्य करता है और उसकी भूमिका क्या है हमारे शरीर में, खासतौर से कैंसर्स को लेके। ठीक है, तो इसको पूरा समझेंगे। चौथा मुद्दा है, सब्जियों और फलों की कीमतों का केवल एक हिस्सा ही हमारे किसानों को मिलता है। जब भी मैं किसानों वाला मुद्दा पढ़ाता हूँ, मैं बताता हूँ कि जो उपभोक्ता उत्पादित करता है और उत्पादक उत्पादित करता है और जो उपभोक्ता पे कर रहा है, उसमें भारत में बड़ा मिसमैच है। और ये बहुत बड़ा अंतर है किसानों को कम आय होने के कारण कम होने का और उपभोक्ताओं द्वारा ज़्यादा कीमतें देने का। इसी को लेकर एक अध्ययन किया गया है सब्जियों फलों को लेकर, खासतौर से टॉप सब्जियाँ टमाटो, ओनियन एंड पोटैटो को लेकर, कि उनके मूल्य का लगभग 1/3 हिस्सा ही किसानों को मिलता है जो उपभोक्ता चुकाता है। बाकी 2/3 हिस्सा थोक और खुदरा व्यापारियों के हाथ में चला जाता है। इसके पीछे कई सारे कारण हैं और उसको आरबीआई ने बताया है। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे और इसी पर आधारित 5 प्रश्नों को देखेंगे। ये देखिए, मोहम्मद मुइज़ू और उनकी पत्नी, ये दोनों जब एक कहते हैं कि चले आ रही परिपाटी का विरोध करते हुए, यानी उससे अलग हटते हुए भारत को अपने लिए जो है विदेशी यात्रा करना करते हुए इन्होंने पहले तुर्की की यात्रा की और राजकीय यात्रा के रूप में चीन की यात्रा की थी। मालदीव के राष्ट्रपति ने क्यों की थी? क्योंकि इन्होंने अपने यहाँ पे चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया आउट का प्रोग्राम चलाया था। भारत के कुछ वहाँ पे सैनिक थे, 80-85 सैनिक, जिनको वहाँ से हटाना चाहते थे और इन्हें माना जाता था कि ये चीन के समर्थक हैं। और नवंबर के बाद से अक्टूबर आ गया है और नवंबर आने वाला है। लगभग 11 महीनों में इन्होंने अपना पूरा यू टर्न लेते हुए भारत के कसीदे कढ़े हैं और वही कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए वाली स्थिति इनकी हो गई है। और उसके पीछे कोई न कोई वजह है, भारत का भी वजह है कि भारत इसके बावजूद भी इनको जो है प्रॉपर सम्मान और ये जो चाहते हैं वो दे रहा है। ये बताता है भारत और मालदीव के संबंध और मुइज़ू की ये यात्रा का क्या महत्व है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर चर्चा में देखिए तो देखिए, कुछ हफ्ते तक, महीने पहले तक जो है भारत के मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू जो है वो भारत के साथ, यानी मालदीव के साथ भारत के रिश्ते अभूतपूर्व तनाव में थे। क्यों थे? क्योंकि देश के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू राजकीय यात्रा पर यहाँ आए हैं, लेकिन इसके पहले तक वो उनके रिश्ते काफ़ी तनाव में थे। होता ये रहा है कि भारत का जो है मालदीव का कोई भी राष्ट्रपति चुना जाता है तो जिस तरह से उसकी स्थिति है, भारत पे मालदीव की जिस तरह से निर्भरता है, उस चीज़ को देखते हुए वो पहली यात्रा भारत का करता रहा है। लेकिन मुइज़ू ने इस बार ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहली यात्रा तुर्की की है, तुर्की की खलीफा मुस्लिम, चूँकि वहाँ पे मुस्लिम आबादी जब बहुत है और मुइज़ू को समर्थन देने में कट्टरपंथी मुस्लिम आबादी का भी बड़ा योगदान है, तो ऐसे में उन्होंने पहली यात्रा तुर्की की
और उसके बाद दूसरी यात्रा के लिए, राजकीय यात्रा के लिए उन्होंने चीन का दौरा किया। हालांकि इसके बाद इन्होंने, चीन से आने के बाद इन्होंने कई बार भारत के लिए समय भी मांगा, लेकिन भारत की तरफ से समय नहीं दिया गया। जब भारत के अपने शर्तों पर ये तैयार हुए हैं, इनकी परिस्थितियों ने ऐसा इनको मजबूर कर दिया है, तब भारत ने इन्हें स्टेट गेस्ट पे बुलाया है, 4 दिवसीय यात्रा पे आए हैं। और ये जो सब कुछ कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो आने के बाद जो है गिरावटों को रोकने के लिए भारत ने और मालदीव ने 7 अक्टूबर को एक द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा भागीदारी के रूप में व्यापक कर लिया है, जिसे हम अपने दूसरे वाला जो पार्ट न्यूज़ का है उसमें देखेंगे। पहले समझते हैं कि ये जो मुइज़ू हैं, मोहम्मद मुइज़ू, इनकी भारत की यात्रा के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कई बार देखिए, देश का तो इम्पोर्टेंस है ही है, उतना तो आप लोग नहीं जानते, जान लीजिए। मुइज़ू जो है, मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित कई सारे द्वीपों का स्थित एक द्वीपीय राष्ट्र है। 5 लाख 6 लाख की आबादी है और पूर्णतः जो है वो पर्यटन पे निर्भर है अपने आय और रोजगार के लिए। आसपास का जो है मछली पालन है। हालांकि उसके पास एक बड़ा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, क्योंकि 200 नॉटिकल माइल जो लेने पर वो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र बन जाता है। जो है मालदीव जो है हिंद महासागर में जो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है उसके पास स्थित है। और देखा जाए तो मालदीव का भारत के साथ जो है बहुत पुराना संबंध रहा है। भारत ने मालदीव को कई सारे, यानी उसको कह सकते हैं ना कि 911 है, अमेरिका में 911 जो है एक नंबर होता है, इमरजेंसी नंबर। उसी तरह से हमारे यहाँ पे पहले 100 नंबर था और 112 है, यही नंबर को भारत मालदीव है। यानी मालदीव के लिए भारत इमरजेंसी के लिए, किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए सहायता है, चाहे वहाँ पे तख्ता पलट हो, चाहे वहाँ पे पानी का संकट हो जाए, चाहे वहाँ पे कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाए, किसी भी तरह की समस्या आ जाए। अंततः जब समस्या आती है, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ आप पुलिस की गाली देते रहो, लेकिन जब कुछ होता है तो उसी पुलिस को नंबर कर बुलाते हो। तो वही स्थिति जो है मालदीव में भी चलता रहता है। कोई आता है, वो भारत से नज़दीक हो जाता है तो दो विपक्षी पक्ष होते हैं, वो भारत का विरोध करते हैं। और चीन भी कहीं ना कहीं हिंद महासागर में अपनी भूमिका बढ़ावा देने के लिए मालदीव में उसने जो है प्रयास किया था। और जब पिछली बार प्रयास किया था एक, हालांकि अब वो राष्ट्रपति तो अब जेल में ही हैं, इनके गुरु मोहम्मद मुइज़ू के गुरु थे, उस समय वहाँ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे। और चीन ने खूब पैसा लगाया था और इन्होंने भी खूब पैसे अपने जेब में रखे थे, क्योंकि वो जेल में ही उसी भ्रष्टाचार के मामले में। तो ऐसे में जब दूसरा राष्ट्रपति बनता है तो वो उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही भारत की तरफ रहता है। और उसके आप समझिए शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री ने मालदीव की यात्रा की थी, वो अनप्रेसिडेंट था, ठीक है। तो इसके बाद से स्थिति जो है वहाँ पे थोड़ा सा उनके कार्यों और लंबा शासन हो गया, जिसके कारण लोगों में भी थोड़ा सा भाव था। और उसका फ़ायदा उठाते हुए मोहम्मद मुइज़ू ने जो है अपना इंडिया आउट कैंपेन चलाया था चुनाव के दौरान, ठीक है। और चुनाव में जब ये जीत गए, हालांकि जीतने के पहले भी कई सारे कारण थे, क्योंकि 3 लोग पहले लड़े हुए थे, तो पहले चरण में ये नहीं जीते। हालांकि दूसरे चरण में जो मोहम्मद नासिर एक और पूर्व के राष्ट्रपति थे, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष, वहाँ के संसद के अध्यक्ष थे, उनके सहयोग से ये जीते थे। और जीते भी देखे मात्र 20,000 वोट से। लेकिन वो सब पीछे है, महत्व तो है हमारे लिए और इनके अंदर। और ये जो है भारत के विरोध की भावना में, विरोध किस लिए कर रहे थे, भारत ने वहाँ पे कुछ हेलीकॉप्टर और डोर्नियर विमान दिए हैं नौसेना का, कि वहाँ के लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए और आपदा के समय पर लोगों को मदद की जाए। उसके लिए हमारे 85 से 79 जो है हमारे सैनिक कई बार में पिछले 20 सालों में धीरे धीरे करके वहाँ पे गए हैं। बस उन्हीं को लेकर ये था कि इंडिया यहाँ पे, हमारे यहाँ पे कब्जा कर रहा है, इंडिया आउट उसने मूवमेंट चलाया था। तो जब वो जीतने के बाद लोगों को उम्मीद थी, खासतौर से मैंने खुद भी पढ़ाया था मोहम्मद नासिर का इंटरव्यू, कि उनका कहना था कि ऐसा चुनाव के दौरान होता है, भारत इतना महत्वपूर्ण है कि ऐसा नहीं होगा। ये उनके शपथ ग्रहण समारोह के पहले मोहम्मद नासिर का इंटरव्यू था। कई सारे विचारक भी कहते थे। लेकिन ये बंदा जो है गजब, जीतने के बाद ये शुरुआत ही ऐसा किया कि भारत को उंगली दिखाओ। पहले टर्की के पास चला गया, तुर्की के साथ हमारे कैसे, तुर्की है जिसे बोलते हैं, उसके साथ हमारे कैसे संबंध है पता है, क्योंकि हर मुद्दे पर वो पाकिस्तान का समर्थन करता है। इसके बाद उससे भी नहीं दिल भरा तो अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए जो है एक तरह से प्रोटोकॉल बना हुआ था कि पहली राजकीय यात्रा के लिए मालदीव का कोई भी राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो भारत आता है। ये वहाँ से सीधे
चीन जाता है और चीन ने इसकी इतनी खातिरदारी की, इतना लगा कि जो है अमेरिका का राष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री आ गया हो या रूस का राष्ट्रपति को जितना, उतना छोटे से देश को मालदीव का सम्मान मिला और मालदीव के राष्ट्रपति गदगद हो गए और गदगद होकर वो अनाप शनाप कहने लगे। स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि इनके यात्रा के पहले ही जब भारत के प्रधानमंत्री अपने लक्षद्वीप के पर्यटन के विकास के लिए भी गए थे, तो उन्होंने सिर्फ कुछ नहीं कहा था, वहाँ पे अपने लक्षद्वीप की यात्रा की थी और बस उसकी तस्वीरें डाल दी। इसको लेकर वहाँ के मंत्रियों उपमंत्रियों ने कई सारी भद्दे कमेंट्स भारतीयों को लेकर किया, प्रधानमंत्री को लेकर किया और इसके बाद सोशल मीडिया की वार शुरू हो गई, जिसमें अंततः जो है डिप्लोमेटिक कारणों से उस पर हस्तक्षेप करना पड़ा और इसने कहीं ना कहीं मालदीव के पर्यटन उद्योग को जो है, जो भारतीय जाते थे सबसे ज़्यादा, वो संख्या काफ़ी कम कर दी। हालांकि जब मुइजू गए थे तो उन्होंने चीन के राष्ट्रपति से कहे थे कि हमारे यहाँ खूब जो है पर्यटक भेजिए ताकि भारत की कमी को पूरा किया जा सके, और ये सारी चीज़ें चल ही रही थी सब कुछ। लेकिन आने के बाद भी वहाँ से इन्होंने कहा कि हम छोटे सो हैं, देखिए कटाक्ष कर रहे थे अप्रत्यक्ष रूप से कि कहा कि किसी के पास छोटे देश को धमकाने का लाइसेंस नहीं है। चीन के आने के बाद ही एकदम गदगद थे, चीन ने इनको पीठ थपथपाई थी और उन्होंने कहा था कि करने की ज़रूरत नहीं है। भारत ने भी डिप्लोमेटिक कार्य को समझाते हैं, अब वो पुराना भारत नहीं है, कंधे पर रख बैठ के आँख में उंगली नहीं करने देंगे। और भारत ने पहले तो पर्यटन को और फिर जो सहायता आदि देती रहती थी उसकी मात्रा को कम कर दिया, जो मौद्रिक सहायता देता था उसकी मात्रा को कम कर दिया। अपने लक्षद्वीप डेवलपमेंट प्लान को पहले से ही था, वहाँ पे INS जटायु जो नौसैनिक हमारा एक बेस बन रहा है उसका उभार कर दिया। और नौसैनिक जटायु के बनने के साथ चीन जो मालदीव में अपनी उपस्थिति करके भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था, उससे तगड़ा उसको हो गया कि व्यापारिक मार्ग के नीचे मालदीव है, उसी व्यापारिक मार्ग के जस्ट ऊपर हमारा INS जटायु है, मिनिकॉय द्वीप पे बनाने की बात चलने लगी। और ये कहीं ना कहीं पता चला होता है कि करने कुछ और गए, करने कुछ और हो गया, बात उल्टा हो गया। अब वो कहेंगे नहीं कि डूबे छब्बे, वो अलग बात है, लेकिन आप जो करने जाएं कि 100 का फायदा होगा, पता चला कि 50 घर से भी देखे चले आए। वही हाल चीन का मालदीव को लेकर हो गया और फिर चीज़ें बदलती गई, पर्यटन नुकसान हुआ। कई आंकड़े ये बता रहे हैं, जो देखा जाए अभी नीचे का वाला देखेंगे कि भारत के प्रति मुइजू का दृष्टिकोण क्यों बदला, तो यूं ही नहीं बदल गया। भारत तो चलो लगातार लगा था, लेकिन मुइजू का दृष्टिकोण यूं ही ऐसे नहीं बदल गया। पहले तो मुइजू को ये समझ में आ गया कि भारत के बिना काम चलने वाला नहीं है। दूसरे, उसके यहाँ की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई, जब कोई देश किसी देश पे निर्भर हो और एकाएक वहाँ से चीज़ें कटने लगे तो चीज़ें दिखने लगती है। और इसमें देखिए घरेलू प्राथमिकता और दबाव के कारण इनको बदलने पर मजबूर होना पड़ा। मालदीव अब ये क्या कह रहे हैं कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा कमज़ोर हो। साथ ही भारत मालदीव का एक मूल्यवान साझेदार और मित्र है और हमारे संबंध आपसी सम्मान और साझे, ये इस तरह की बात ये बोलने लगे। तो क्यों बोलने लगे कि वो मालदीव में उभरता आर्थिक और चुनौती संकट उत्पन्न हो गया। मालदीव में देखें तो मुइजू को लिए अपने उभरते आर्थिक और आसन्न ऋण चुकौती संकट को देखना है। ऐसे में भारत की अपनी यात्रा से ठीक पहले मुइजू ने कहा कि अपना देश वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा भारत हमारा बहुत जो है महत्वपूर्ण सहयोगी है, हमेशा उसने हमें मदद किया है। जब हमारे कंधे पर बैठ के उंगली कर रहे थे तब नहीं समझ में आया था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। और भारत को चूँकि आप वैश्विक साउथ का आवाज़ बनना है, नेतृत्व करना है, आवाज़ बनना है, तो ऐसे में भारत इन सब छोटी चीज़ों को लेकर, हाँ उसने अगर आप भड़कोगे तो आपके पूंछ पे पैर भी रखेगा, लेकिन अगर आप सही रास्ते पर आ जाओगे तो आपकी मदद भी करेगा। ये बड़े स्ट्रेटेजिक हितों के लिए आज के भारत का ये काम है, ठीक है। कि ये नहीं कि चलो हम नाराज़ हो गए तो हो गए, नहीं भाई, आओ दिल खोल के देंगे। और ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि वैश्विक एजेंसी मूडीज़ ने भी कहा कि मालदीव की क्रेडिट रेटिंग घटा दिया और कह रहा है कि वो डिफ़ॉल्ट जोखिम का हो गया, क्योंकि उसका जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो $440 मिलियन रह गया है, जो मात्र 1.5 महीने के आयात के लिए सक्षम है। और भारत ने विकास परियोजनाओं के लिए इससे ज़्यादा $1.4 बिलियन से ज़्यादा ऋण दे रखा है। तो अब इनको मजबूरी में भारत आना ही पड़ा था। अभी जैसे कह रहे थे ना कि पर्यटकों को ये और वो कर रहे थे, लेकिन अब मुइजू चाह रहे हैं कि भारतीय पर्यटक भी जाएं, क्योंकि वहाँ की मीडिया कह रही है कि 50,000 पर्यटकों की संख्या कम हुई है, जिससे $150 मिलियन की कमी आई है। और ये सब सारी चीज़ें उन्हें मजबूर की हैं। हालांकि जब वो आए हैं यहाँ पे
तो भारत ने उनको फिर सम्मान दिया है, अच्छे से उनको स्टेट सारा सम्मान दिया है और उनके साथ एक नेबरहुड फर्स्ट के पॉलिसी को अपनाते हुए उनके साथ एक विशेष आर्थिक और समुद्री सुरक्षा भागीदारी समझौता किया है, जिनमें से रक्षा सुरक्षा के साथ कई सारे पहलू को उसमें शामिल किया गया है। तो उसको हम एक एक करके देख लेते हैं। उसमें ज़्यादातर फैक्चुअल ही है, सारी चीज़ें तो बताई दी हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ ने 7 अक्टूबर 2024 को मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण आयाम की व्यापक समीक्षा की तथा दोनों देशों द्वारा अपने ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और विशेष संबंधों को गहरा करने की प्रगति पर भी ध्यान दिया गया और उन्होंने वित्तीय सहायता और रक्षा सुरक्षा संबंधों से परे भी कई मुद्दों पर चर्चा की। क्या क्या चर्चा की, किन किन मुद्दों पे की? देखिए, संबंधों में बदलाव के रूप में व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी की गई है, जो लोगों पर केंद्रित है, यानी पीपल टू पीपल केंद्रित है, भविष्योन्मुखी है और हिंद महासागर क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी के लिए एक लंगर के रूप में, यानी लंगर जो जहाज का एंकर होता है उसके रूप में ये साझेदारी काम करने का कर रहा है। इसमें जो प्रमुख चीज़ शामिल है अगर देखा जाए तो विकास के प्रति प्रतिबद्धता। भारत ने मालदीव को एक बड़ा दिल दिखाते हुए, माफ़ करते हुए कहा कि पड़ोसी नीति के तहत मालदीव के प्रति भारत की प्रतिबद्धता है, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। और मालदीव ने भी भारत की समय पर वित्तीय सहायता के लिए आभार व्यक्त किया था। भारत ने नकदी संकट से जूझ रहे मालदीव को $100 मिलियन के लिए ट्रेजरी बिल रोल ओवर दे दिया कि अगर जो देना है आगे बढ़ा दो। साथ ही में 3000 करोड़ रुपए के लिए करोड़ रुपए की सहायता और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर भी दिया है, यानी जितना उनका विदेशी मुद्रा भंडार है लगभग उतना उनको दिया है कि जाओ अपने ऋण आदि को पूरा कर लो। राजनीतिक आदान प्रदान की भी बात हुई थी, बड़ा उल्टा सीधा हुआ था ना। इसके बाद ये हुआ कि नहीं, नेतृत्व और मंत्रियों के लेवल पर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करनी बात होगी। इसमें सांसद, स्थानीय सरकारों के प्रतिनिधियां भी शामिल है और द्विपक्षीय संबंधों के विकास में साझा लोकतांत्रिक मूल्यों के योगदान को मान्यता देते हुए, अब देखिए चीन को चिढ़ाने के लिए भारत ने डलवा दिया होगा, चीन के साथ कौन सा साझा लोकतांत्रिक मूल्य कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों लोकतांत्रिक मूल्य हैं। तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों को, योगदान को मान्यता देते हुए दोनों देशों की संसदों को के संस्थागत सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन भी किया गया है। साथ ही में रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करने की बात की गई है। देखिए, साझा समुद्री चुनौतियों को स्वीकार करते हुए दोनों राष्ट्र रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। मालदीव मानना है कि मालदीव अपने विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र के साथ समुद्री डकैती, IUU, अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मछली पकड़ने, नस्ली दवाओं की तस्करी, आतंकवाद सहित पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री चुनौतियों से सामना कर रहा है। ऐसे में भारत ने, यानी दोनों देश इस पर सहमत हुए हैं कि भारत एक भरोसेमंद और विश्वसनीय भागीदार के रूप में, शब्दों को सुनिए कितना बढ़िया बढ़िया, जरूरत पे आदमी कैसे बोलता है, मालदीव की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार विशेषज्ञता साझा करने, क्षमताओं को बढ़ाने, संयुक्त सहकारी उपायों को अपनाने में मालदीव के साथ मिलकर काम करेगा। साथ ही भारत की सहायता से उथरू थीला फालू में चल रही एक मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल एकता बंदरगाह परियोजना, यहाँ पे वहाँ के रक्षा बलों को प्रशिक्षण आदि देने की बात की गई थी। इसका ये मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं, चुनाव के दौरान ये और इनकी पार्टी बहुत विरोध की थी। आज इसी को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे आगे बढ़ाने पर ये सहमत हुए हैं। क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग की बात है तो समुद्री सुरक्षा के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में हुआ था। बाद में इसमें मॉरिशस भी शामिल है, बांग्लादेश को भी शामिल पर्यवेक्षक के रूप में किया गया है। और यही जो ऊपर चुनौतियां थी ना समुद्री क्षेत्र में, उसमें सिक्योरिटी लेवल पे सहयोग करने की बात है और NSA लेवल पर ये चर्चाएं की जाती हैं, तो इस पर भी सहयोग की बात है। विकास सहयोग पर ध्यान केंद्रित है। तो देखिए, दोनों देश ने मालदीव के लोगों को, भारत के लोगों को नहीं, भारत को सिर्फ अपना स्ट्रेटेजिक हित देखना है, लाभ पहुंचाने वाली चल रही विकास परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए सहमत हुए हैं। प्रमुख पहलों में शामिल है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, थिलुफुसी वाणिज्यिक बंदरगाह जैसी बुनियादी ढांचा है। आवास परियोजनाओं में हाथालू एटोल में कृषि आधारित कृषि आर्थिक क्षेत्र की स्थापना है और डिजिटल और वित्तीय क्षेत्र में प्रगति है। डिजिटल सेवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए विशेषज्ञ सहायता के लिए UPI को वहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है। और दोनों देशों में भारतीय पर्यटकों के लिए लेन देन के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड के लॉन्च करने की भी बात चल रही है कि यहाँ से दोनों का करेंसी कन्वर्जन किया जा सके।
ऊर्जा और स्वास्थ्य सहयोग में भारत और मालदीव ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में काम करेंगे। स्वास्थ्य सेवा के लिए जो सस्ती दवाएं यहाँ पे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, इसको वहाँ पे माले में भी बढ़ावा देने के लिए पहल की जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। अगला जो हमारा समाचार है वह है माइक्रो आरएनए, mRNA नहीं, माइक्रो आरएनए, हालांकि उसको mRNA कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि दोनों आप mRNA से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो माइक्रो आरएनए और जीन विनियमन में इसकी भूमिका, यानी माइक्रो आरएनए को समझना है और जीन विनियमन में इसकी भूमिका को समझना है। क्यों समझना है, क्यों चर्चा में है? क्योंकि नोबेल समिति ने अपने इस साल फैसला किया है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार इन दो वैज्ञानिकों को दिया जाएगा इनके माइक्रो आरएनए की खोज के लिए और उसका जीन के रेगुलेशन में, खास तौर से ट्रांसक्रिप्शन में उसके रेगुलेशन में इसके महत्व को देखते हुए इसे दिया जाएगा। माइक्रो आरएनए अपनी भूमिका करोड़ों वर्षों से, यानी जब से कोशिकाएं हैं तब से वो अपनी निभा रही है, लेकिन इसकी खोज करने में, लोगों के दुनिया के सामने लाने में इन दो वैज्ञानिकों का योगदान है। तो आइए समझते हैं चर्चा में। देखिए, तो इस साल के लिए नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को दिया गया था। ये दोनों पहले एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, उनको भी 2002 का पुरस्कार मिला था, मैं बोलबाला इसी का। वहाँ पे इन्होंने एक रिसर्च किया था और फिर बाद में अलग अलग रिसर्च किया, लेकिन एक दूसरे से जुड़े रहे और अंततः इन दोनों के निष्कर्षों से ये पता चला कि माइक्रो आरएनए की ये खोज क्या इन लोगों ने कर डाली। पहले एक नाम दिया और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन, यानी कि जीन से किसी प्रोटीन के उत्पादन के दौरान, किस प्रोटीन के उत्पादन के दौरान जीन कैसे रेगुलेट करता है, इसमें इसकी भूमिका को महत्व दिया है और ऐसे में इसको सम्मानित करने का काम किया है। अब जानना महत्वपूर्ण हो जाता है किसी विषय को, किसी चीज़ को नोबेल पुरस्कार मिला हो और वैसे भी वो विषय चिकित्सा से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो और कैंसर जैसी चीज़ों से भी देखा गया हो, तो उसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और वैसे भी हमारे शरीर में जो भी विभिन्न गतिविधियां होती हैं, उनके लिए हमारी सेल्स कोई न कोई स्पेशल प्रोटीन उत्पादित करता है। वो प्रोटीन कैसे और क्यों उत्पादित करता है, कितनी मात्रा में उत्पादित करता है, इसके लिए माइक्रो आरएनए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसको थोड़ा सा जान लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ज़रा देखिए माइक्रो आरएनए क्या होता है। तो देखिए ये नोबेल उस पर भी ये दिखाया गया है कि जैसे कोई डीएनए होता है, डीएनए में कोई जीन्स होती है, उसका एक होता है मैसेंजर आरएनए, वह ले जाता है और एक जहाँ पे कोशिकाओं का निर्माण होता है उस mRNA से जो है वहाँ पे उस प्रोटीन का जो जीन रहती है, जो डीएनए में जो जीन रहता है वो उस प्रोटीन के निर्माण करता है। जैसे यहाँ पे सेल टाइप मस्तिष्क का तो मस्तिष्क का करेगा, यहाँ पे अगर प्रोटीन जो है ऊतक का है यानी टिश्यूज का है या मांसपेशियों का तो वो करेगा, हड्डी का तो हड्डी करेगा, और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वो इसका करेगा। और लेकिन जैसे देखिए माइक्रो आरएनए अणुओं के एक परिवार का नाम है जो कोशिकाओं को उनके द्वारा बनाए जाने वाले प्रोटीन के प्रकार और मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। यानी कि हमें ये तो पता है कि डीएनए से mRNA जाता है और प्रोटीन बनता है, लेकिन ये कैसे बनता है, किसके द्वारा ये प्रोटीन बनता है, ये रेगुलेशन किसके द्वारा कम और ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, ये हमें नहीं पता है। ये पता करने का काम, हमें रेगुलेट करने का काम mRNA करता है और यही दोनों जो वैज्ञानिक बंधु हैं उनके रिसर्च से आया था। यानी कोशिकाएं जो जीन एक्सप्रेशन देती हैं, यानी जो जीन, जिस जीन के आधार पे जो प्रोटीन बनाती हैं, उनको नियंत्रित करने में मदद करने के लिए mRNA एक होता है मैसेंजर आरएनए और एक होता है mRNA यानी माइक्रो आरएनए। ये आरएनए का ही एक प्रकार होता है जो इस mRNA के साथ जुड़कर इसका रेगुलेट करने का काम करता है कि कोशिकाएं प्रोटीन कितनी मात्रा में बनाएंगी, कौन सी प्रोटीन बनाएंगी। ठीक है, अभी देखेंगे, मजेदार चीजें हैं, थोड़ा सा समझने की भी कोशिश करेंगे। देखिए माइक्रो आरएनए मैसेंजर आरएनए नामक एक अन्य प्रकार के अणु के साथ बंधकर काम करता है और कोशिकाओं द्वारा उत्पादित प्रोटीन जीवों की लगभग सभी जैविक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी जो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन वाला जो प्रोटीन है वो हमारे लिए ऑक्सीजन के लिए करता है, और भी बहुत सारे जो भी प्रोटीन का निर्माण होता है वो कोशिकाओं द्वारा
वो इसी मैसेंजर आरएनए के द्वारा होता है, और इसी मैसेंजर आरएनए में कैसे होता है, क्यों होता है, उसको रेगुलेट करने का काम जो है माइक्रो आरएनए द्वारा किया जाता है। ऐसे में वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो माइक्रो आरएनए जीन अभिव्यक्ति को कैसे नियंत्रित करता है? तो देखिए, यहाँ पे समझने की बात है कि ये एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है, जिसके जरिए जो है जीन से जो जीन का कोड होता है वह एमआरएनए के जरिए जहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है जिस फैक्ट्री में, वहाँ पे उस कोड को प्रोडक्ट के रूप में यानी प्रोटीन के रूप में, अब वो प्रोटीन पूरी की पूरी कोशिका हो सकती है, ऊतक हो सकती है, उसका डेवलपमेंट वहाँ पे किया जाता है। लेकिन ये कैसे किया जाता है? तो उसके लिए इस अध्ययन में आया कि एमआरएनए के साथ एक और माइक्रो लेवल पे प्रोटीन, उसको माइक्रो आरएनए कहते हैं, वह जुड़ा होता है, और उसके कारण जो है ये क्रियाएं होती हैं। कैसे होती है? माइक्रो आरएनए के जुड़ने के पश्चात जैसे ये जुड़ता है वो एमआरएनए प्रोटीन को तोड़ मोड़ देता है या उसको शांत कर देता है। जब तोड़ भिन्न एमआरएनए प्रोटीन टूट जाएगा, तोड़ दिया जाएगा, तो फिर वो चीज़ें नहीं बनेंगी, और जब शांत कर दिया जाएगा तो बाद में बनेगी। तो ऐसे में ये माइक्रो आरएनए के मात्रा जब कम मात्रा में रहेगी तो वो प्रोटीन ज़्यादा बनेगा, एमआरएनए वो प्रोटीन को ज़्यादा बनाएगा कोशिका में, और उस चीज़ की माइक्रो आरएनए ज़्यादा होगी तो उसकी प्रोटीन कम बनेगी। इसी जरिए जो है कोशिकाओं में प्रोटीन के संश्लेषण को या जीन के ट्रांसलेशन को या इम्प्रेशन को जो है जीन को अनुवाद कहते हैं, उनको नियंत्रित या अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। एम्ब्रोस और रुकवन का काम क्यों महत्वपूर्ण है? अब अगर जैसे ये काम ये होता है कि शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार की प्रोटीनों को बनाती हैं, वो प्रोटीन अपने अपने काम करते हैं। अब अगर वो प्रोटीन के बनाने की मात्रा या ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, जब ज़्यादा हो जाएगी तो कैंसर जैसी समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी, कम हो जाएगी तो ऑटो इम्यून डिजीज़ या बहुत सारे इम्यून सिस्टम वाला जो समस्याएं होने या जो म्यूटेशन वाली समस्याएं होती हैं दिखाई देने लगती हैं, वो सारी सब चीज़ें होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनके अध्ययन से ही पता चला कि हमारा जीन विनियमन क्यों गड़बड़ हो जाता है और क्यों उसके कारण, मतलब क्यों तो नहीं, वो तो बाद के अध्ययन में पता चला, लेकिन चूंकि हमारा कैंसर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे ऑटो इम्यूनिटी जैसी जो बीमारियां होती हैं, ये देखा जाता है कि जेनेटिक गड़बड़ियों के कारण या इम्यून सिस्टम जो है विभिन्न प्रोटीन के क्यों अलग ऐसी कोशिकाएं एकाएक जीवित होने लगती हैं, कोई तेजी से विकसित होने लगती हैं, ये चीज़ें एक रहा। उसमें पता चला कि ये जो जीन हमारा रेगुलेशन है वो गड़बड़ा जाता है। जीन रेगुलेशन क्यों गड़बड़ाता है उसके लिए जानना पड़ेगा जीन रेगुलेशन कौन करता है। तो इनके अध्ययन से ही ये पता चला कि जीन के रेगुलेट करने का काम जो है यही माइक्रो आरएनए करता है। और माइक्रो आरएनए जब असामान्य हो जाता है, मतलब एबनॉर्मल हो जाता है, तब कैंसर में योगदान दे सकता है। मनुष्यों में माइक्रो आरएनए की कोडिंग करने वाले जीन में उत्परिवर्तन हो जाने से जन्मजात श्रवण हानि हो सकती है, आंख कंकाल संबंधी विकार जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। तो यहाँ पे कैंसर वाले पहलू को समझें, क्योंकि कैंसर एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है और ये कहीं ना कहीं माइक्रो आरएनए से जुड़ा हुआ है, उसमें से ज़्यादातर। देखिए माइक्रो आरएनए क्या करता है, एमआरएनए के साथ जुड़कर उसको रेगुलेट करता है कि एमआरएनए कितनी प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना पहुंचाएगा। यानी एमआरएनए एक आप कह सकते हैं कि एक वो सूचना है या एक लेटर है जिसके आधार पे, जैसे यहाँ से हम कोई चीज़ कमांड देते हैं, फिर वो जहाँ पे उत्पादन होने जाता है सूचना, वहाँ पे वो उत्पादित होता है। अब जब इसके साथ कोई चीज़ जुड़ जाता है तो वो उसको खराब कर देता है। जब वो खराब कर देगा या उसको स्लो कर देगा तो वो देर से बनेगा या कम बनेगा। इस प्रक्रिया के दौरान हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपना नॉर्मली तैयार करता है कि कितना प्रोटीन बनाना है, कितना नहीं बनाना है। अब पता चला कि एमआरएनए जो की संख्या कम हो गई, एमआरएनए नहीं, माइक्रो आरएनए की संख्या जो है किसी कारणवश कम हो गई, उसमें कोई म्यूटेशन हो गया जीन में जिसके कारण माइक्रो आरएनए कम, वो किसी पर्टिकुलर जो है प्रोटीन वाला माइक्रो आरएनए कम बन रहा है। अब जब माइक्रो आरएनए कम बनेगा तो एमआरएनए के रोकने वाला कोई है नहीं, तो वो धड़ाधड़ जाएगा और कोशिकाओं में उस प्रोटीन या जिस कोशिका का उसकी संख्या बढ़ा देगा। अब ये अनियंत्रित जो विकास होता है ये कैंसर के रूप में सामने आ जाता है। और यही फिर इसके लिए इसकी भूमिका है। हम समझ सकते हैं कि अगर हम माइक्रो आरएनए पर काम कर लें और उसको समझ लें
तो शायद कैंसर जैसी समस्या से जो इसके कारण होता है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके महत्व हैं। आइए जरा अगला देखते हैं। आरबीआई का एक ग्रुप है, उसने एक रिसर्च प्रकाशित किया है। हालांकि आरबीआई का अपना खुद का नहीं है, लेकिन आरबीआई के द्वारा ही ये ग्रुप तैयार किया गया है, जिसका काम ये था कि जो मुद्रास्फीति बढ़ रही है खासतौर से सब्जियों की, फलों की, उसका अध्ययन करे। और इस अध्ययन में ये पाया गया कि हमारे भारत में हमारा उपभोक्ता सब्जी और फल के लिए जितना पैसा चुकाता है, या जितना मान लिया 1 रुपया चुकाता है, तो उसका 1/3 हिस्सा ही फल और सब्जी उत्पादकों को मिलता है। बाकी पैसा या तो विक्रेता ले लेता है, विक्रेता उसमें थोक और फुटकर विक्रेताओं की जेब में चला जा रहा है। और ऐसे में सब्जी विक्रेता उत्पादक को कम लाभ मिलता है और उपभोक्ता को ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ती है, और इसका फ़ायदा उठाते हैं बीच वाले विक्रेता, जिन्हें आमतौर पे कई बार बिचौलिया कहा जाता है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि इसके लिए ज़रूरी है कि सब्जियों के क्षेत्र में, क्योंकि ये और भी चीज़ें जब अध्ययन किए तो इन्होंने कहा दालों में ये चीज़ें नहीं है, या अनाज में ये नहीं है, दूध में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एक वैल्यू चेन है जो उत्पादन को संरक्षित करके, प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। विपणन तंत्र है, बढ़िया प्रणाली है, जिससे ज़्यादा लाभ जो है, ज़्यादा हिस्सा जो है उत्पादकों को जाता है। लेकिन सब्जियों में ज़्यादा हिस्सा विक्रेताओं को जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज या जो चीज़ें सब्जियां हैं वो पेरिशेबल आइटम है, जल्दी समाप्त हो जाती हैं। बड़े पैमाने पर जहाँ पे खपत होती है वहाँ पे आसपास जो है उत्पादित नहीं होती हैं। तो इस कारण इनका एक तरफ किसानों को कम कीमत मिलती है, दूसरी तरफ कई सारी चीज़ों को उपभोक्ताओं को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, खासतौर से टोमेटो, ओनियन एंड पोटैटो। आज भी देख लीजिए, दिल्ली सरकार ने जो है केंद्र सरकार ने जो है दिल्ली में एनएफसी से जो है वो टमाटर बिकवा रहा है 65 रुपये किलो। टमाटर 100-150 रुपये किलो चला गया है। क्यों चला गया है? क्या किसान को इतना मिल रहा होगा? नहीं मिलता है। ये लीन सीजन है, ऐसे में इसका फायदा जो थोक विक्रेता हैं या जो सब्जी विक्रेता हैं वो कमा रहे हैं। ठीक है, आइए जरा देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार भारतीय किसानों को फलों और सब्जियों के अंतिम विक्रय मूल्य का केवल 1/3 ही प्राप्त होता है, और शेष राशि बड़े पैमाने पर थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के पास जाती है। और इस शोध में यह कहा गया कि इन उछाल को अगर रोकना हो तो इसके लिए निजी बाजार का विस्तार करना होगा। ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाला जो ई नाम प्लेटफॉर्म है, उसका उपयोग बढ़ाना पड़ेगा। किसान समूहों को बढ़ावा देना पड़ेगा। वायदा कारोबार को फिर से शुरू करना होगा। साथ ही में इसमें यह भी किया गया है कि कई सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी काम करने की ज़रूरत है, जैसे कोल्ड स्टोरेज सुविधा बढ़ाना पड़ेगा, सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टोरेज बढ़ानी पड़ेगी, प्रसंस्करण क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, और प्रसंस्करण खाद्यान्नों के प्रति जनता का या आम उपभोक्ता के प्रति रुझान को बढ़ाना पड़ेगा। और या अगर आप बजट देख लीजिए या इस महीने के पिछले महीने की योजना देख लीजिए कृषि वाले में, तो उसमें सरकार ने ये चीज़ों को समझा है और सब्जियों के लिए क्लस्टर आधारित अप्रोच और जो वैल्यू चेन की समस्या है उसको दूर करने का पहल किया है। और ये बात रिसर्च में भी आया है। और ये आपका कहीं ना कहीं देखिए, उत्पादन के समस्या नहीं है, उत्पादन के साथ साथ जो उसके बाद विपणन और वैल्यू चेन की समस्या है, उसके कारण किसानों को कम लाभ मिलता है, उपभोक्ताओं को ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो है नुकसान हो जाती है। ये आपका जो यूपीएससी का पेपर 3 है एग्रीकल्चर वाला, उसमें इकोनॉमिक्स में भी एक जो एग्रीकल्चर विपणन सिस्टम है उसके डायरेक्ट उसका एक एग्जाम्पल है, और इसलिए इसे गंभीरता से आप लोग जो है नोट करिएगा। देखिए इसमें क्या कहा गया है, किसानों की हिस्सेदारी टमाटर, यानी अगर किसानों को उपभोक्ता 1 रुपये बाजार में किसान के टमाटर का दे रहा है तो उसमें 33% टमाटर पर 33% मिलेगा। प्याज में अगर 1 रुपया दे रहा तो 36% किसान को मिल रहा है। आलू के लिए 37%, यानी ओवरऑल 33% जो है किसान को मिलता है। बाकी 66% जो है किसके हाथ में चल जाता है? वो जो बेचने वाले हैं उसमें थोक और खुदरा व्यापारियों के हाथों में चला जाता है। केले के साथ देखा जाए तो 31% है, अंगूर के साथ 35%, यानी फलों के लिए भी यही चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हालांकि जब हम डेयरी किसानों की तरफ जाते हैं तो डेयरी किसान अगर
उपभोक्ता अगर 1 रुपये चुका रहा है तो उसका 70 पैसा या 70% किसानों के पास जाता है, यानी यहाँ पे स्थिति बदल जाती है। 2/3 से ज़्यादा किसानों के पास जा रहा है, 1/3 जो है विक्रेताओं के पास जा रहा है। दालों के मामले में भी देखा गया है, चने की दाल में 75% किसान के पास जा रहा है, मूंग की दाल का 70% और तुअर की दाल का 65% जा रहा है। यानी अंडे में भी यही बात है, 70% से ऊपर जा रहा है। यानी अनाज में, दलहन में, अंडे में, डेयरी में ये किसानों को ज़्यादातर हिस्सा जाता है। पूरा नहीं जाता लेकिन ज़्यादातर हिस्सा कीमत का जाता है। लेकिन फलों और सब्जियों में जो कि हाई वैल्यू प्रोडक्ट होती हैं, वहाँ पे स्थिति गड़बड़ हो जा रही है। वहाँ पे केवल मात्र 1/3 हिस्सा जा रहा है और बाकी सब्जियों की कीमतें उपभोक्ता ज़्यादा चुका रहा है और किसानों को कम मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखिए, अध्ययन में कहा गया कि अनाज और डेयरी उत्पादों के विपरीत जहाँ पे ठीक ठाक कीमतें मिल रही है, जहाँ पे या देखिए खरीद और विपणन प्रणाली अपेक्षाकृत विकसित है। यानी डेयरी में और अनाज में विपणन प्रणाली अपेक्षाकृत विकसित है। हालांकि अभी इसे और बढ़ावा देने की संभावना है, क्योंकि डेयरी उत्पादों में ही अगर दूध की बात करा जाए तो मात्र 11 से 12% ही जो दूध है वो जो है डेयरी उद्योग के रूप में जाता है टोटल उत्पादन का, या कुल जो बेचा जाता है मार्केट में उसका जो है 1/3 हिस्सा। ठीक है। लेकिन टमाटर, प्याज और आलू टॉप सब्जियों में कुशल मूल्य श्रृंखला प्रणाली का अभाव है। इसका मुख्य कारण है कि फसल की जल्दी खराब होने वाली प्रकृति है, क्षेत्रीय और मौसम सांद्रता है, यानी किसी क्षेत्र विशेष में ये ज़्यादा उत्पादित होता है या मौसम विशेष में ये ज़्यादा उत्पादित होता है, जबकि खपत तो पूरे भारत भर में होता है। इसके भंडारण का पर्याप्त सुविधा नहीं है। आलू आदि की तो कुछ है, प्याज टमाटर की तो लगभग न के ही बराबर है। और बड़ी संख्या में बिचौलिए जो हैं, ये कुछ कमियाँ हैं जिनके कारण ये चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है। कोविड, और ये अध्ययन करते हैं कि कोविड-19 और उसके बाद देखा गया कि 2020 में जब देशव्यापी लॉकडाउन हुआ था तो टमाटर, प्याज और आलू के लिए आपूर्ति श्रृंखला और बुनियादी ढांचे की कमी समझ में आई थी। और उस दौरान जब अधिकता वाला सीजन होता है तो किसानों ने या तो अपने फसलों को फेंक दिया सड़कों पर या बहुत ही कम कीमत पर बेचने पर मजबूर हुए। जबकि कीमत जब कमी वाला समय होता है तो यही चीज़ें कि बहुत ज़्यादा उच्च मूल्य का दबाव झेलना पड़ा और उसका फ़ायदा जो है किसको? किसानों को न मिलकर बिचौलियों को मिलता है और उपभोक्ताओं को ज़्यादा कीमतें चुकानी पड़ी और किसानों को अपने सामान को कम कीमत के कारण मार्केट में फेंकना पड़ा। तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये उछाल और मंदी चक्री अकुशल विपणन प्रणाली और अच्छी तरह से एकीकृत मूल्य श्रृंखलाओं की कमी का बताता है कि हमारे पर वैल्यू चेन नहीं है, स्टोरेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हमारी जो विपणन सिस्टम है वह भी अच्छी नहीं है। तो सुझाव क्या दे रहे हैं? सुझाव दे रहे हैं कि टमाटर, प्याज और आलू मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए निजी मंडियों का विस्तार करना पड़ेगा। ई नाम का लाभ उठाने के लिए, किसान समूहों को बढ़ावा देने के लिए वायदा कारोबार को फिर से शुरू करने की भी सिफारिश इसमें की गई है कि फलों और सब्जियों में ज़्यादा से ज़्यादा निजी क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जा सके ताकि बिचौलियों से किसानों को मुक्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं का निर्माण करना होगा और वो भी सौर ऊर्जा से चलने वाले भंडारण को बढ़ावा देना पड़ेगा। प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाना पड़ेगा। संसाधित टमाटर, प्याज और आलू उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करना पड़ेगा कि प्रोसेस सामान भी बेहतर होते हैं जिन्हें ये अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग के द्वारा ही इनका लाइफ बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज भंडारण आदि से बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर प्रोसेसिंग शुरू हो गया, भंडारण है तो चलो अधिक उत्पादन हो गया या कहीं ज़्यादा उत्पादन हो गया तो उसको जहाँ नहीं हो रहा ले जाना आसान हो जाएगा। अगर बाय द वे अगर थोड़ा लंबा होता है तो प्रोसेसिंग के जरिए अगर उसे रखा जा सकता है तो जो कीमत बहुत फाल होती है और बहुत अप होती है, इससे बचाया जा सकता है। यही बात इन्होंने फलों के लिए भी कही है कि फलों में भी ये सारी चीज़ें की जा सकती है। और अंततः इन्होंने एक बात कही कि टमाटर, प्याज और आलू के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन। तो देखिए, टमाटर, प्याज और आलू के साथ उत्पादन जो है, उत्पादन और खपत के मामले में भी प्रमुख फसलें हैं ये तीन। पिछले कुछ वर्षों में इन तीनों फसलों के उत्पादन में हमारे यहाँ पे एक नाटकीय वृद्धि देखी गई है। 2022-23 में टमाटर, प्याज और आलू का उत्पादन 20 मिलियन मीट्रिक टन, 30 मिलियन मीट्रिक टन और 60 मिलियन मीट्रिक टन था। अब दुनिया में टमाटर और आलू में भारत दूसरे स्थान पे है और प्याज के मामले में 2021 से ही पहले स्थान पे चीन को छोड़कर भारत आ गया है और पिछले 13-14 से लेकर 21-22 तक प्याज के मामले में 63% के उत्पादन की वृद्धि हुई है। तो उत्पादन की कोई समस्या नहीं। समस्या क्या है कि विपणन तंत्र का और लॉजिस्टिक तंत्र का, प्रोसेसिंग तंत्र का सही नहीं होना, जिससे
ज़्यादा उत्पादन होने पे किसान उसको कम कीमत पर या फेंकने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और कम उत्पादन होता है जब सीजनल रूप से कम होता है तो उसका लाभ किसानों को नहीं मिलता है, उसका लाभ बिचौलियों को, थोक विक्रेताओं और खुदरा व्यापारियों को मिलता है। ठीक है, आइए प्रश्नों को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। चर्चा में रहे मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों देशों के मध्य कुछ महीने पहले तक रिश्ते अभूतपूर्व तनाव में थे। बिल्कुल सही है। इसके पीछे मुख्य कारण मालदीव के राष्ट्रपति की सत्ता में आने के तुरंत बाद उनके द्वारा भारत के सैनिकों को द्वीप छोड़ने पर जोर दिया जाना और चीन के प्रति झुकाव था। तो ये भारत इंडिया आउट का मेन कारण ही यही था, उनके सैनिकों को वापस करना, और ये दोनों कारण सही है, इसलिए दोनों आंसर सही है, सी इसका आंसर है। दूसरा है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक एवं समुद्री सुरक्षा भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस। तो मालदीव के साथ किया है। तीसरा है, चर्चा में रहे माइक्रो आरएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस साल चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार माइक्रो आरएनए के खोज और उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। माइक्रो आरएनए द्वारा कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, प्रोटीन के निर्माण को रेगुलेट करता है। ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार भारतीय किसानों को फलों और सब्जियों के अंतिम विक्रय मूल्य का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? तो 1/3 हिस्सा प्राप्त होता है, इसलिए आंसर इसका डी है। अंतिम है, शरीर में कैंसर के विकास और माइक्रो आरएनए के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैंसर कोशिकाओं में माइक्रो आरएनए जीन उत्परिवर्तन द्वारा क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। बिल्कुल है, क्षतिग्रस्त होते हैं, इसलिए होता है। दूसरा है, कोशिकाओं में माइक्रो आरएनए के असमान रूप से अधिक स्तर से उन जीनों की अधिक अभिव्यक्ति हो सकती है जिन्हें माइक्रो आरएनए बढ़ावा देता है और इससे कैंसर का विकास होता है। अधिक की नहीं, कमी हो जाती है, जिसके कारण एमआरएनए टूटता नहीं है या रेगुलेट नहीं हो पाता है, रोका नहीं जा सकता, जिससे वो अनियंत्रित उसका विकास होने लगता है उस प्रोटीन का या उस टिश्यू का, जिसके कारण कैंसर कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।